जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एप्लीकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अभी हाल ही के समाचार में लद्दाख और सिक्स्थ शेड्यूल न्यूज में बना हुआ है। लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत लाने की बात चल रही है और इस पर सरकार और बाकी जो स्वयंसेवी संगठन है उनके बीच में वार्तालाप दोस्तों देखा। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर कई सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए या ना किया जाए, ये सिक्स्थ शेड्यूल है क्या और सरकार का इस पर क्या रुख है। हम लोग आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, शुरुआत अगर करें तो आपको बता दें कि अभी जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, यानी जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने क्या किया है, एक कमेटी फॉर्म की है। एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसको बनाया गया है और ये कमेटी केवल इतनी बात के लिए बनाई गई है कि ये इंश्योर करे प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी लद्दाख के जो लोग हैं उनका रोजगार और उनके लिए जो उनकी भूमि है उसकी प्रोटेक्शन की पूरी जो है वो इंश्योर करे, देखे कि भाई लद्दाख की जनता जो है उसके रोजगार सुरक्षित है, उसकी भूमि सुरक्षित है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आने वाले लोग जो है वो उनकी भूमि और उनके रोजगारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस बात को देखने के लिए एक कमेटी बनाई है अभी गृह मंत्रालय, ठीक है ना। अब ये जो कमेटी के मेंबर हैं ये क्या करेंगे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गृह मंत्रालय है वो पूरी तरीके से क्लियर है सिक्स्थ शेड्यूल पर, और वहां पर उन्होंने केवल कमेटी बनाई है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लद्दाख को हम सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं या उसको उसकी डिमांड को मान रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेटी केवल इसलिए बनाई गई है ये देखने के लिए कि भाई क्या वाकई में लद्दाख में जो उनकी जो लद्दाख के लोगों की भूमि है, लद्दाख के लोगों का जो रोजगार है, क्या खतरे में है, क्या उसकी अतिक्रमण हो रहा है। बस ये देखने के लिए इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत शामिल किया जाए। दोस्तों, आपको इससे पहले बता दें कि सितंबर 2019 में जो नेशनल कमीशन था शेड्यूल ट्राइब का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उसने रिकमेंड किया था कि लद्दाख जो है उसको सिक्स्थ शेड्यूल में आप लेके आइए, क्योंकि लद्दाख की जो ट्राइबल जो वहां का लोग हैं, जो ट्राइबल जनजाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, जो कि 97% से भी ज्यादा जो है वहां पर है, तो उसका कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लद्दाख का विशेष कल्चर है, जो लद्दाख की विशेष संस्कृति है, वहां की अनुसूचित जनजातियों के द्वारा जो निभाई जाती है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है और इसीलिए उसे सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत लाना चाहिए। लद्दाख को जो छठी अनुसूची है उसके अंतर्गत उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इस बात की बात 2019 में सितंबर में दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड किया था। इसके बाद तो अगर बात करें तो जो कमेटी है उसको क्यों बनाया गया है, जरा एक बार की बात समझ लेते हैं। कमेटी को आखिरकार बनाया क्यों गया। हम सभी जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड था, आर्टिकल नंबर 370 के माध्यम से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, विशेष दर्जा जब तक कश्मीर के पास था तब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य के हिस्सा हुआ करते थे और वहां पर उस राज्य के लोगों को विशेष अधिकार थे। कोई भी बाहर का बंदा वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था। वहां के राज्य की जो सरकारी नौकरियां होती थी उसमें राज्य के लोगों को प्रमुखता दी जाती थी वगैरह, इस तरह के वहां पे विशेष अधिकार उन लोगों के पास थे। लेकिन 2019 में जब संसद ने 370 आर्टिकल को वहां से हटा लिया, उसको रिमूव कर लिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तब उनका विशेष दर्जा खत्म हो गया और तब ये जरूरत महसूस की गई कि कहीं अब ऐसा ना हो कि बाहर से आने वाले लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो विशेष संस्कृति है उस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जहां विशेष संस्कृतियां होती हैं, अगर वहां से बाहरी जमाव ज्यादा हो जाए, उस जगह पर बाहरी लोगों का बसावट ज्यादा हो जाती है, तो वहां की जो क्षेत्रीय संस्कृति है वो थोड़ी सी पीछे हट जाती है और उसमें थोड़ी सी कमी भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर इस कमेटी को बनाने की जरूरत महसूस हुई। कमेटी देखे कि भाई वाकई में लद्दाख की जो भूमि है, लद्दाख की संस्कृति है, उस पर कहीं कोई आंच तो नहीं आ रही, कहीं वो कहीं खतरे में तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरह की कमेटी बनाने की दोस्तों वहां के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने डिमांड की थी और अब सरकार ने उस पर एक बना, ठीक है ना। फियर क्या है, डर क्या है, सबसे बड़ा वही है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, या बड़े बड़े जो लोग हैं वहां के, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो वहां पर जमीनों को खरीद सकते हैं।
खरीद कर वो अपने लिए यूज कर सकते हैं। समझ गए भाई, जो लद्दाख का इलाका है वहां पर जो जमीनें हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद सकते हैं, बड़े बड़े लोग खरीद सकते हैं। वहां के जो जॉब्स हैं या वहां का जो और भी जो लोकल वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पे दोस्तों प्रभावित हो सकता है। वहां के जो लोकल लोग हैं तो उनको वहां पर प्रभाव झेलना पड़ सकता है भारी अधिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डर है, इसीलिए वहां पे कमेटी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त भी और सारे कारण हैं, और कारणों में आता है वहां का जो एक प्रोटेक्शन है, जो वहां का रीजन है, जो उसका यूनिक कल्चर है, वहां की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उन सबको देखते हुए जरूरी है कि वहां का जो लोकल अस्टेंस है वो बना रहे। समझे भाई, लद्दाख हो या और भी जो विशेष अधिकार वाले प्रदेश हैं वहां पर एक विशेष कल्चर होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं तो अगर वो आकर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर वो बस जाते हैं तो भाई उनकी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। और अगर ये रेशियो बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे लद्दाख में मान लीजिए बाहरी लोग ज्यादा हो जाए और वहां के लोकल लोग कम हो जाए, तो क्या होगा कि वहां की जो संस्कृति है उसे बचाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, वहां की जो भाषा है, वहां की जो बोलियां हैं, उसे फिर बोलने चालने वाले, उसे अनुसरण करने वाले लोग कम होते जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए जो है सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लद्दाख का नाम आता है तो लद्दाख एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। ठीक है, लद्दाख की एक तरफ अगर बात करें तो चाइना है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो पीओके है। ठीक है, तो लद्दाख बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है, इसीलिए भी सरकार को ये बहुत जरूरी है कि वहां पर लोकल लोग जो है, जो उस इलाके को जानते हैं, वो लोग ज्यादा हों। ठीक है, ताकि अगर किसी भी मान लीजिए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन बनती है तो उसमें सरकार को बिल्कुल भी, और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, जो वहां का इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा जो वहां का लोकल उनको एम्पावर करने के लिए वहां पर लद्दाख ऑटोनोमस जो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको दोस्तों देखते हुए वहां पर बहुत सर्वोत्तम की कमेटी बने और वहां के लोगों का जो प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस है, उसको एक बार चेक करें या उसको इंश्योर करें। दोस्तों अब इस पूरे मुद्दे पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से अभी स्पेशल स्टेटस लद्दाख को देने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे सरकार ने कहा है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो वहां पर हम ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे ऑटोमेटिकली हम एक्स्ट्रा फंड पहुंचा रहे हैं और वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहां की हैं, जो अनुसूचित जनजातियां वहां की हैं, उनको ऑटोमेटिकली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। दूसरी बात, केंद्र की सरकार ने यह भी कहा है, हमारा जो गृह मंत्रालय है उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो 6th शेड्यूल है, जो 6ठी अनुसूची है, उसको स्पेशली जो है वो बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए और वहां के जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए बनाया गया। हालांकि बाकी इलाकों में जो शेड्यूल ट्राइब रहती हैं उनके लिए फिर हमारे पास 5th शेड्यूल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सरकार ने एक बात क्लियर कर दी है कि भाई अभी उसका कोई मूड नहीं है लद्दाख को विशेष दर्जा देने का, अभी वो नॉर्मल तरीके से वहां पे काम करेंगे। हाँ, अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है तो आगे जाकर ऐसा किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई जो लद्दाख का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो वहां पे, उसके लिए हम ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। उनका जो सोशियो इकोनॉमिक आर्थिक सामाजिक जो विकास है उसके लिए हम ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पहले से ही ये बात समझा दी गई है कि भाई जितना भी फंड आपको चाहिए आप बताइए और यहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट आप कीजिए। तो इसलिए अलग से उसको स्पेशल स्टेटस देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं कही है, ऐसा सरकार का। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि सरकार ने यह भी कहा है कि जो 6th शेड्यूल है उसमें शामिल करना लद्दाख को इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 6th शेड्यूल जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो 4 प्रदेश हैं उन चारों प्रदेशों में रहने वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ही 6th शेड्यूल को बनाया गया है। इसीलिए किसी भी और को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, जो इन 4 जो नॉर्थ ईस्ट के 4 प्रदेश हैं, इनके अलावा अगर मान लीजिए देश में कहीं भी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं तो उनके विकास के लिए भी 5th शेड्यूल है। ठीक है, तो अगर हम भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम 5th शेड्यूल का सहारा लेंगे, लेकिन 6th शेड्यूल में तो उसको शामिल हम लोग नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अलावा एक बात और भी यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर हम कुछ रिपोर्ट की बात करें तो राज्यसभा की जो रिपोर्ट है उसमें भी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक इंक्रीज किया, एक रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट दी है कि लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया है, जो लद्दाख में रहने वाली शेड्यूल ट्राइब्स हैं
उनको जो 10% रिजर्वेशन मिलता था उसको बढ़ाकर अभी 45% कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए वहां पे काम किया जा रहा है, उनको जो आरक्षण मिलना है, जो उनको अदर उनको असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीजें ट्राइबल पॉपुलेशन को वहां पे मिल रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए वहां पे काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से जो है वो सरकार का ही विशेष अधिकार है, सरकार का ये विशेष अधिकार है कि वो किसी भी तरह के बिल को जो स्पेशल स्टेटस देता है उसको लेके आए या ना लेके आए, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक मैटर यहाँ पे चल रहा है इसमें लद्दाख का। तो आइए दोस्तों इस बीच में हम जान लेते हैं कि भाई 6th शेड्यूल की बात चल रही है वो आखिरकार है क्या। 6th शेड्यूल हमारा क्या है उसकी एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर होगी कि भाई क्यों लद्दाख को इसमें शामिल करने की बात चल रही है और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को क्यों इसमें शामिल किया गया। तो हमारे संविधान में दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 244, ठीक है। इस 244 के द्वारा ही जो बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं, ट्राइबल पे अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, तो उन इलाकों को 6th शेड्यूल के अंतर्गत हम लोग प्रशासन उनका करते हैं और उसके लिए हम लोग कुछ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हम लोग बनाते हैं, साथ ही साथ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इसलिए बनाए जाते हैं कि उन विशेष अनुसूचित क्षेत्रों वाले इलाकों का प्रशासन उनके अकॉर्डिंग ही चलाया जा सके। दूसरी बात, एक बात और भी है, दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट। यानी अब एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे 6th शेड्यूल में भी नॉर्थ ईस्ट के 4 प्रदेश हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो मिजोरम के अंदर कुछ इलाके ऐसे होंगे, त्रिपुरा के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, मेघालय के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, असम के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनको ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना दिया, जहां का जो शासन है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के द्वारा चलाया जा रहा है और इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टेट के अंदर ही अपनी कुछ स्वतंत्र न्याय के लिए लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र की सरकार का कोई भी दखल नहीं होता। ये आप ध्यान रखिए। तो अभी के लिए 4 हैं, ये असम है, ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन चारों राज्यों में कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बने हुए हैं जो अपने इलाके में अपना शासन खुद ब खुद चलाते हैं ताकि वहां की लोकल संस्कृति को बचाया जा सके और उसके लिए वहां पे काम किया जा सके। अगर बात करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो हमारे 4 स्टेट हैं 6th शेड्यूल में, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कर दिया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना दिया है, ठीक है। अब होता क्या है कि गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, उसके पास शक्ति है इस तरह के क्षेत्रों को संगठित और असंगठित करने की। मतलब हमारा जो राज्यपाल है वही तय करेगा कि किस राज्य में कौन से क्षेत्र को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित करना है और किस राज्य में किस क्षेत्र को पास से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा वापस लेना है। समझ गए, गवर्नर ये तय करता है, ठीक है। और जिस भी इलाके को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है वहां पर फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है और वही काउंसिल फिर उस क्षेत्र में अपना शासन चलाती है, ठीक है ना। खास बात क्या है कि जो भी संसद के नियम होते हैं या फिर जो विधानसभा के जो नियम होते हैं, जो वहां पे कानून बनते हैं, ये संसद के कानून और विधानसभा के कानून जो हैं ये उन पर्टिकुलर इलाकों में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा कि संसद और जो विधानसभाएं हैं वो जितने भी कानून बनाती हैं वो इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होते। अगर उन्हें लागू करना होता है तो फिर उन्हें उन एरियाज के अकॉर्डिंग बहुत सारे सुधार, मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे अपवादों के साथ वो फिर क्या होते हैं, उन इलाकों में लागू होते हैं, वरना वो लागू नहीं होते, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई जब पार्लियामेंट के एक्ट लागू नहीं होंगे, विधानसभा के एक्ट लागू नहीं होंगे तो बिल्कुल वो स्वच्छंद होगा, ऐसा भी नहीं है। उनकी जो भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति और गवर्नर के अधीन दोस्तों यहाँ पर रहती हैं, उनके अकॉर्डिंग वहां पे चलती है। अब दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, तो हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है।
जो उस इलाके का शासन करती है। इसमें कुल मिला के 30 मेंबर होते हैं। 30 में से जो 4 मेंबर हैं वो राज्यपाल नॉमिनेट करता है और बाकी के 26 जो हैं उनको फिर वहां पर जो है चुना जाता है चुनाव के माध्यम से। लेकिन आप समझे कि उन इलाकों का जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल अलग हो गया, जो वहीं के लोग करते हैं उसमें किसी का भी दूसरे इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता। जितने भी लोग हैं 26 लोग चुने जाते हैं, इनका टर्म जो होता है वो 5 साल का यहाँ पर रहता है। 5 साल तक ये वहां पे काम करते हैं, उसके बाद फिर से चुने जाते हैं। हालांकि काउंसिल को भंग भी किया जा सकता है 5 साल से पहले, तो अगर भंग कर दिया है काउंसिल को तो सब कुछ खत्म हो गया। अगर भंग नहीं करा तो वहां के जो मेंबर हैं वो 5 साल तक काम करते हैं और गवर्नर की इच्छा के अनुसार दोस्तों वहां पे काम करते हैं। ये आपकी बात है। बस देखिए, बिल्कुल खुला भी नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल खुला छोड़ दिया तो भाई तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो एक तो फाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि देश का मामला है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक ऑटोनोमस रीजन की मैंने बताया आपको सेपरेट जो है वो रीजनल काउंसिल होती है जो वहां पर शासन करती है। क्लियर, ये पूरी बात आपको ध्यान में। अब मेन बात आती है कि भाई इस काउंसिल की पावर्स क्या क्या, ठीक है। अगर पावर्स हम लोग देख लें तो काउंसिल को अच्छी खासी पावर्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना शासन चला सके। कैसी कैसी पावर्स एक बार देखते हैं। तो जो रीजनल काउंसिल है उनको एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पावर्स होती है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहां का जो प्रशासन है उसको पूरी तरीके से वो चला सकते हैं और अपने ही इलाके में जहां तक उस काउंसिल का इलाका है वहीं तक का जो प्रशासन है वो काउंसिल चला सकती है। उसके अलावा वो काउंसिल अपने उस इलाके के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। नियम किसके लिए, वहां की भूमि के लिए, जंगलों के लिए, है नहरों के पानी के लिए, ठीक है ना, कल्टीवेशन के लिए, गांव के प्रशासन के लिए, ठीक है ना, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, शादी के लिए, तलाक के लिए, ठीक है, सोशल कस्टम्स के लिए। इस तरह के बहुत सारे विषयों पर ये जो काउंसिल है ये वहां के लोकल नियम बना सकती है और लोग जो है उसको फिर वहां पे फॉलो करते हैं। लेकिन सारे के सारे जो लॉ हैं इनको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्यपाल की स्वीकृति तो इन्हें चाहिए ही होती है। भाई मैंने कहा ना कि स्वच्छंद नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना, कि कुछ ना कुछ तो भाई वहां पे होना चाहिए। अगर स्वच्छंद हो जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ही बेलगाम वहां पे हो सकते हैं कि बेलगाम वहां पे निरंकुश था। गवर्नर यानी राज्यपाल का वहां पे जो है वो उनको अनुमति वहां पे उसके चाहिए होती है, तभी वो सारे नियम वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वहां का जो लैंड रेवेन्यू है उसको भी वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो स्पेसिफाइड वहां पे टैक्सेस हैं उनको भी वो लगा सकते हैं, मतलब अपने इलाके में कुछ टैक्सेस वो लगा भी सकते हैं और टैक्सेस का जो वसूली है वो भी वहां से कर सकते हैं, पूरा कलेक्शन भी टैक्स का वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो हमारे गांव है वहां पे, तो गांव में हमारी परिषदें बना सकते हैं। जो गांव हमारे यहाँ है उस गांव में हमारे काउंसिल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। जो ट्रायल हैं, ट्रायल सूट्स कोर्ट के, उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ट्राइब्स के बीच में बिल्कुल केसेस होते हैं उनको भी सुन सकते हैं, वहां उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं और अपील जो है केसेस की उनको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है, ओवर दी सूट, वो भी केस वहां पे स्पेसिफाइड होते हैं गवर्नर के द्वारा। तो ये सारी कुछ जो उनको पावर्स हैं वो दी गई हैं दोस्तों और इसके अकॉर्डिंग वो है अपना जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मार्केट्स हैं, फेरीज हैं, फिशरीज हैं, रोड्स हैं, इन सबको वहां पे मैनेज करते हैं और अपना लोकल शासन चलाते हैं। ये सब कुछ दोस्तों केवल इसीलिए है ताकि वहां की जो विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी संस्कृति बची रहे, ठीक है, उनको सुरक्षा मिलती रहे, उनकी जो एक संस्कृति चली आ रही है उस पर किसी भी तरह का कोई आक्षेप ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि जब एक प्रकार की संस्कृति में कोई बाहरी संस्कृति का जमाव हो जाता है और वो एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो वहां की क्षेत्रीय संस्कृति जो है वो एक तरह से मिटने के कगार पर दोस्तों आ जाती है। इसीलिए सरकार ने क्या करा है, संविधान ने क्या करा है, हमारे जो विशेष अनुसूचित जनजातियां हैं उनको संरक्षित करने का यह प्रयास तो किया है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या लद्दाख को भी ऐसी कुछ जरूरत है, क्या लद्दाख को भी इस तरह की शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। साथ ही साथ आपके लिए एक विशेष न्यूज है, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो 2023 में यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स दोस्तों देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो है रिवीजन, कि किस तरीके से अपने पूरे कोर्स का रिवीजन किया जाए और किस तरीके से एंड मौके पे कोई गलती ना छोड़ी जाए।
तो दोस्तों हमारी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, एक्सपर्ट फैकल्टीज की पूरी टीम है, उन्होंने क्या किया है, एक आपके लिए क्रैश कोर्स जैसा यहाँ पर बनाया है। उस पूरे क्रैश कोर्स में आपको जो है यहाँ पर देखिए 150 जो घंटे की रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ 40 आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा 30 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स दोस्तों कुल मिला के 4 महीने का है। इस 4 महीने के कोर्स में आपको पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कराया जाएगा, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, सीएस जो जीएस1 जीएस2 है, उन दोनों का यहाँ पर रिवाइज आपको कराया जाएगा और वीडियोस के माध्यम से हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपसे जुड़ेंगे। तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं अपने तैयारियों को बिल्कुल एक टचअप देने के लिए, बिल्कुल फिनिशिंग टच देने के लिए आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, जहां पे आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस कोर्स से आपके मिलेंगे। तो दोस्तों स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पर आप वैसे तो कोर्स पे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट इस समय चल ही रहा है। जो स्टार्टिंग के 50 रजिस्ट्रेशन होंगे उनको 50% यहाँ पर फीस में डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर इस कोर्स को आप लोग इस कोड के साथ लेते हैं, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है SHUBHAM10, इस कोड के साथ अगर आप लोग इस बैच को लेते हैं, इस बैच को परचेस करते हैं, तो 50% से भी अलग कुछ और डिस्काउंट आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो तुरंत इस बैच को लीजिए दोस्तों, अपनी तैयारी को बिल्कुल फाइनल टच दीजिए और 2023 में प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस की परीक्षा में आप लोग जरूर बैठिए, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसी वीडियो में, लगातार मिलता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।